अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास है स्टीम ट्यूब। स्टीम ट्यूब के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन फिर हम इसकी स्ट्रेंथ ऑफ द स्टीम ट्यूब की इसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टीम ट्यूब। इफ़ वी ड्रा द स्टीम लाइन थ्रू ईच पॉइंट ऑफ द क्लोज कर्व सी लाइंग इन अ फ्लूइड वी obtain turbulent surface called a steam tube। अगर हम क्या करते हैं, स्टीम लाइन के ऊपर कोई स्टीम लाइन का हर पॉइंट जिसको हम क्लोज कर्व सी के अंदर लाई करवाएं फ्लूइड के अंदर, तो वो एक टर्बुलेंट सरफेस हमारे पास शो हो, तो जो ऐसा हमारे पास सरफेस होता है, ऐसी ट्यूब को हम क्या कहते हैं कि वो पास स्टीम ट्यूब कहलाती है। लाइक ये देखें, ये पास एक हमारे पास एक क्लोज कर्व गिवन है। क्लोज कर्व के अंदर हम देखें कि हमारे पास क्या बन रहे हैं, टर्बुलेंट सरफेस बन रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टीम ट्यूब कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द सरफेस ऑफ द स्टीम ट्यूब इज कॉल्ड स्टीम सरफेस। जो हमारे पास स्टीम ट्यूब का सरफेस होता है उसको हम स्टीम सरफेस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये बाकी कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक लास्ट डेफिनेशन है वो हमने करनी है। अ स्टीम ट्यूब ऑफ द इनफाइनाइट साइमल क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्टीम फिलामेंट्स। स्टीम फिलामेंट्स हमारे पास क्या होती है, स्टीम ट्यूब को इनफाइनाइट साइमल क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है, इनफाइनाइट साइमल क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो स्टीम फिलामेंट्स कहलाता है। तो इसी तरह सबसे पहले हमने क्या करनी है, इसकी डेरिवेशन करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टीम ट्यूब। स्टेम तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया, जो हमारे पास क्या है क्लोज सर्किट, उसके दो ले लिए। इसको हमने क्या कह दिया कि ये हमारे पास S1 है, ये हमारे पास सर्कल S2 का, इसको सरफेस का नाम दे दिया, और ये हमने कह दिया कि ये S3 है। इसी तरह इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास n यूनिट वेक्टर है, ये भी हमारे पास क्या है, इसका n यूनिट वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर n यूनिट वेक्टर, और साथ में पास क्या है, इसकी वेलोसिटी v है। तो हमने लेट कर लिया, लेट v बी द वेलोसिटी वेक्टर एंड S1 S2 be the cross section areas of the steam tube, and let S3 be the curved surface of the steam tube। हमने लेट कर लिया कि V में पास क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है, S1 और S2 में पास क्या है, दो क्रॉस सेक्शन, हमारे पास दो क्रॉस सेक्शन है क्या, सरफेसिस की स्टीम ट्यूब के, और S3 को हमने लेट कर लिया कि वो हम पास क्या है, कर्व सरफेस है स्टीम ट्यूब का। Assume that the mass of the fluid is entered to the steam tube at S1। जो हमारे पास फ्लूइड का मैस है वो स्टीम ट्यूब में से S1 में से क्या करता है, एंटर होता है, एंड लीव थ्रू S2। और जो हमारे पास लीव होता है, उसका जो फ्लूइड का मैस है वो S2 में से लीव होता है। Furthermore, let the total surfaces of the steam tube is, हमने क्या कर दिया, टोटल surfaces of steam tube लिख लिया, SO is equal to S1 plus S2 plus S3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल surfaces आ गए स्टीम ट्यूब के, वो कितने हैं, 3 हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास उसके बाद है इन द केस ऑफ द स्टेडी फ्लो। अगर हम स्टेडी फ्लो की बात करें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी क्या होती है, पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी क्या होता है, उसका स्टेडी मोशन के अंदर वो जीरो हो जाता है। एंड इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी पार्शियल पी रो ओवर पार्शियल टी को जीरो कर देंगे तो वो हम पास आ जाएगी डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू जीरो। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। देन हमने क्या किया, गाजीज डाइवर्जेंस थ्योरम, वो हमारे पास क्या होता है, जो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट करता है। हमने उसको लिखा कि वो हम पास क्या है, क्लोज हमारे पास डबल इंटीग्रल, क्लोज का हम पास क्या है, क्लोज डबल इंटीग्रल है, और साथ में पास एस है, रो वी डॉट डी एन इज इक्वल टू वी डॉट एन यूनिट वेक्टर डी ऑफ एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल टा डेल डॉट रो वी डी ऑफ टा। उसके बाद हमने कह दिया कि जो हम पास सरफेस है वो हम पास क्या क्लोज सरफेस है, उसमें का जो वॉल्यूम है वो हम पास स्टार है। उसके नेक्स्ट हमने कह दिया कि जो एन है हमारे पास है, एन हेड, वो हम पास आउटवर्ड और यूनिट नॉर्मल है, और उसके बाद किसके ऊपर है, सरफेस एस के ऊपर है। देन हमने कह दिया रिमेंबर द इंटीग्रल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 2 ऑफ द मैस फ्लक्स। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन 1 का, हमारे पास इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड का ये इंटीग्रल है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, मैस फ्लक्स कहलाता है। ये हमने प्रीवियस फार्मूला भी पढ़ा था जब हमने फ्लक्स के
बारे में पढ़ा था, तो ये हमने वहाँ पे ये फार्मूला ड्राइव भी किया था। ये मास फ्लक्स का फार्मूला कहलाता है, किसके ऊपर, अक्रॉस द सरफेस एस के ऊपर हमारे पास ये मास फ्लक्स का फार्मूला कहलाता है। अब हमने कह दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 की रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या हो गया, ये वाली जो टर्म है ये पूरी की पूरी क्या होगी, ये इक्वल आएगी जीरो के। अगर हमारे पास जब मास फ्लक्स है वो जीरो की इक्वल आ जाएगा, देन हमारे पास क्या होगा, हम इसको ओपन कर देंगे। हमारे पास सरफेस, हमने सरफेस को क्या कहा था, हमारे पास S1 के इक्वल है प्लस S2 प्लस S3 के इक्वल है। 1 बाय 1 हम क्या कर देंगे, अपने इंटेग्रल को ओपन कर देंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3। तो ये फर्स्ट इंटेग्रल हमारे पास नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या थी, परपेंडिकुलर की तरफ थी। परपेंडिकुलर मीन उसकी एन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर थी, तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ कर लिया, नेगेटिव साइन। बाकी ये दोनों हमारे पास आ गए पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको 1 बाय सरफेस को ओपन कर दिया, S1 के साथ, S2 के साथ, S3 के साथ इक्वल आएगा जीरो के। इसको हमने क्या कह दिया, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 है। हमने कह दिया कि जो नेगेटिव साइन है विद द फर्स्ट इंटेग्रल इंडिकेटेड दैट इनवर्ड मास फ्लक्स अक्रॉस S1, कि जो हमारे पास मास फ्लक्स है वो हम पास क्या इनवर्ड है किसके अंदर, S1 सरफेस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिंस वी बी द टेंजेंशियल टू बी द कर्व सरफेस ऑफ द स्टीम ट्यूब देयरफॉर वी डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। हमने कह दिया कि जो हमारे पास वी है वो हम पास क्या है, टेंजेंशियल कर्व सरफेस की है स्टीम ट्यूब के ऊपर, वी डॉट जो एन है वो हम पास इक्वल टू जीरो है at each point on S3। ये हमारे पास वी डॉट एन क्या है, हर पॉइंट के अंदर हमारे पास जीरो है। द थर्ड इंटेग्रल ऑफ द इक्वेशन 3 इज जीरो। तो थर्ड इंटेग्रल हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन 3 का वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 3 के ये तो हमारे पास सर्कुलर पार्ट के अंदर अगर हम देखें कि ये जो इसका पार्ट है वो ये S1 S2 में कोई हमने हमारे पास स्पेस है, और ये हमारे पास S3 क्या है, एक सिंगल हमारे पास लाइन के गिर्द एक हमारे पास S3 है। तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, वी डॉट एन को जीरो के इक्वल कर दिया सिंगल स्ट्रेट होने की वजह से। तो ये हमारे पास थर्ड इंटेग्रल क्या हो गया, जीरो। तो बाकी हमारे पास क्या आ गया, दो इंटेग्रल आ गए। तो इसको हमने लिख लिया, ये हमारे पास S2 डबल इंटेग्रल S2 रो वी डॉट एन डी ऑफ एस, ये हमारे पास क्या है नेगेटिव है, राइट साइड पे लेके ये पॉजिटिव बन गया। डबल इंटेग्रल S1 रो वी डॉट एन इज इक्वल टू डी ऑफ एस। तो ये हमारे पास सारा इंटेग्रल आ गया। अब हमने क्या कर दिया, इसको हमने एक दफ़ा एन यूनिट वेक्टर के साथ लिख लिया, एक दफ़ा हमने एन यूनिट वेक्टर को रिमूव करके लिख दिया। तो वो पास क्या आ जाएगा, डबल इंटेग्रल S1 रो वी डॉट टी एस इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल S2 रो वी डॉट डी एस की इक्वल आ जाएगा। हमने बस हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने कहा कि सिंस बोथ S1 एंड S2 आर इन फैक्ट्स ऑर्बिटरेली क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब इट्स फॉलोड है। जो हमारे पास S1 और S2 दोनों हमारे पास क्या ऑर्बिटरेली क्रॉस सेक्शन है ट्यूब के ऊपर, दिस इंप्लाइज दैट हमने क्या कह दिया कि S1 S2 को हमने कर दिया कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया, S1 S2 किसके इक्वल है लिख दिया, डबल इंटीग्रल S रो वी डॉट टी ऑफ एस के इक्वल लिख दिया। तो ये उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा since has the constant values for every cross section S of the tube, the constant values is called strength of the steam tube। उसके बाद हमने क्या कहा, जो हम पास constant value होगी क्रॉस सेक्शन एरिया S की ट्यूब के ऊपर, वो हम क्या कह देंगे, वो हमारे पास क्या है, strength of the steam tube है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है it represent the mass flow rate। जो हमारे पास mass flow rate है वो हम पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, ईच क्रॉस सेक्शन एरिया की स्टीम ट्यूब को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हमने कह दिया कि सिमिलरली अगर हमारे पास फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा तो उसका कैपिटल डी रो ओवर कैपिटल डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। किसकी हेल्प से, इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी की हेल्प से। हमें पता है कि जब हम पास जो होता है फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है तो उसकी इक्वेशन क्या आ जाती है, डेल डॉट वी किसके इक्वल आ जाता है, जीरो के इक्वल आ जाता है। नाउ फिर हमारे पास जब डेल डॉट वी इक्वल टू जीरो आ गया, वो हमने कह दिया कि we now repeat the above argument, remembering that in this case the volume of the fluid entering per unit mass must be equal to the volume of the living per unit time। तो हमने कह दिया कि जब हमारे पास क्या होगा, ये आर्गुमेंट हमारे पास रिपीट होगा तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा फ्लूइड का वो एंटरिंग पर यूनिट टाइम के हिसाब से इक्वल होगा वॉल्यूम लिविंग पर यूनिट टाइम के लिविंग पर यूनिट टाइम तक। तो जो हमारे पास उसकी वी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लेस होगी रो वी के साथ। तो हम कह देंगे कि वी कैन रिड्यूस एज, अब
क्या जिधर जिधर हमारे पास रो वी है उधर हम क्या कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे वी के साथ। ये हमारे पास क्या आ रहा था, रो वी आ रहा था, सिंपल हमने क्या लिख दिया वी और साथ में पास क्या आ गया डॉट डी एस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारे पास इसका रिजल्ट हमारे पास ड्राइव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नेक्स्ट यही लिखा गया है कि हमने क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट को रिमूव कर दिया। कॉन्स्टेंट रिमूव होने के बाद जब हम पास कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्रॉस सेक्शन एरिया के बिटवीन हमारे पास वो होगी, रिमूव होगी, तो वो हम पास जो उसकी एंट्रिंग मैस फ्लक्स थी वो पास किसके इक्वल आ गई, वॉल्यूम फ्लो रेट के क्रॉस सेक्शन एरिया के स्टीम ट्यूब के फिलामेंट्स के इक्वल आ गई। तो देन हमने कह दिया कि हमारे पास स्टैटिक और फ्लो इनकम्प्रेसिबल ये दोनों की बात हुई। पहले हमने स्टैटिक के हिसाब से किया, स्टैटिक के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने जीरो के इक्वल रखी, फिर हमने इनकम्प्रेसिबल के हिसाब से किया। ये दोनों हमारे पास क्या हुई, स्टैटिक और इनकम्प्रेसिबल की डेफिनेशन यूज हुई। तो दोनों को हमने डेफिनेशन को यूज करते हुए हम यहाँ पे हमें यही रेफरेंस दिया है, दोनों डेफिनेशन को यूज किया। यहाँ पे हमने रो इज इक्वल टू 1 किया, तो रो इज 1 करें तो हम पास जो स्ट्रेंथ है उसकी हमारे पास उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टीम ट्यूब क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट होने की वजह से उसके अलोंग कोई भी हमारे पास स्टीम ट्यूब क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जिस्ट ना करने की वजह से वो हमारे पास क्या होगी, स्टीम ट्यूब हमारे पास स्टैटिक फ्लो एज वेल एज क्या करेगी, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, हमारे पास इनकम्प्रेसिबल मोशन वो मूव करेगी। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।